नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा को लेकर सभी विभागों के व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। वहीं सीएम धामी ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आपदा को लेकर हमने सभी जिलाधिकारियों, प्रमुख विभागों के अध्यक्षों और सचिवों को हर संभव आपदा के लिए तैयार रहने को कहा है। कोई भी घटना घटे उससे पहले तत्काल राहत पहुंचनी चाहिए। कि हमारे राज्य के लिए चूँकि आपदा का समय काफ़ी कठिन समय होता है, उसको लेकर हमने सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों को, सचिवों को, सभी को कहा है कि हर संभव आपदा के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमको तैयार रहना है। आपदा में कोई भी घटना घटित होने पर तत्काल जो है वहाँ पर हमको राहत पहुँचानी है। और उससे पहले क्योंकि आपदा के समय में जहाँ हमारी यात्रा भी चल रही होती है, उस समय हमारे आने वाले यात्रियों की, उनका भी पूरी तरह से जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, उसका भी हमें ध्यान करना है। साथ ही सड़क मार्ग हैं, कहीं कहीं पर टूट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, वहाँ पर जेसीबी इत्यादि लगाकर तत्काल जो है उन मार्गों को फिर से जो है पुनः चालू करवाने की व्यवस्था करनी है। ऐसे अनेकों जो भी विभागों को जहाँ भी, और पिछले साल की जो आपदा के समय में हमने समीक्षा करी थी, जो हमने राहत के काम किए थे, उन सभी का एक बार पुनः समीक्षा की है और अगली बैठक में जल्दी समीक्षा करेंगे। हमारा है कि तत्काल फौरी रूप से सभी को राहत मिले, चूँकि आपदा में प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर भूस्खलन हो, अतिवृष्टि हो, इससे काफ़ी नुकसान होता है। उस पर जो भी रास्ते हो सकते हैं, ड्रेनेज के जो कार्यक्रम हो सकते हैं, ड्रेनेज को निकालने के लिए, उसके समाधान के लिए अभी उदयपुर में दर्जी का गला काटकर हत्या करने के मामले के बाद जहां एक और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं इस घटना को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी जिलाधिकारियों, कप्तानों के साथ ही सभी गृह विभाग को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि कहीं भी अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित बयान, धार्मिक टिप्पणी और उन्माद से संबंधित टिप्पणी होती है तो उस पर सख्ती से नजर रखी जानी चाहिए। लिहाजा अगर ऐसा कोई काम करता है तो कानून सख्ती से अपना काम करेगा। देखिए, हमने सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे पुलिस कप्तानों को और हमारे जितना भी गृह विभाग है उसको हमने कहा है कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी, उन्माद से संबंधित टिप्पणी हो तो उस पर सख्ती से निगरानी रखी जाए, सख्ती से उस पर नज़र रखी जाए और अगर ऐसा कोई भी काम कोई करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना। अग्निपथ योजना के विरोध में जहां पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी चीड़बाग स्थित सैन्यधाम से राजभवन तक योजना के विरोध में वरिष्ठ नागरिकों के साथ पदयात्रा की, जहां उन्हें राजभवन से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आपको बता दें कि योजना के विरोध में एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि इस योजना ने बीते 3 साल से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अग्निपथ उत्तराखंड के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। वहीं हरीश रावत के समर्थन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले ताकि उत्तराखंड जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है वहां के नौजवानों को स्थायी नौकरी मिल सके। ये अग्निपथ योजना उत्तराखंड की बर्बादी का पथ है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य को चौपट करने का पथ है। जो नौजवान वर्षों से सपना देख रहा था, जिसकी माँ गर्भ में बच्चे के आते ही सपना देखती थी कि मेरा लड़का होगा तो अपने पिता की तरीके से, अपने दादा की तरीके से फौज में भर्ती होगा, अब वो अग्निवीर होगा। और ऐसा अग्निवीर होगा जो 4 साल बाद घर वापस आ जाएगा। जिस समय उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर के जाएंगे, उसकी विशेषता अग्निवीर होगी, जिसके सामने एक अनिश्चित भविष्य होगा। एक झूठ बोला जा रहा है कि अग्निवीरों को खपाया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी। कहाँ है नौकरियां, बताएं। आरक्षण कैसे दे सकते हो? संविधान है अपनी जगह पर, संविधान से परे आरक्षण नहीं दे सकते हो।
एक झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके अग्निवीर योजना को परोसा जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। और उत्तराखंड के लिए अग्निवीर योजना बर्बादी है पूरी तरीके से। ये हमारी सैन्य परंपरा, महान सैन्य परंपरा को चौपट कर देगी। हमारे रेजिमेंटल सिस्टम को, जिसमें जिन रेजिमेंट्स पर हमको गर्व है, फ़ख्र है, उस सिस्टम को ख़त्म कर देगी। और हो सकता है 15-20 साल बाद, 20-25 साल बाद कोई भूतपूर्व सैनिक होगा ही नहीं। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये उस भूतपूर्व सैनिक पहचान को हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ इसके खिलाफ जो है हमने ये ज्ञापन दिया है। आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम विभिन्न विचारधाराओं के नेतागण और पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह अग्निपथ योजना के लेकर महामहिम राज्यपाल जी के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं, जिसमें सैन्य परंपराओं पर चोट है, नौजवानों के साथ धोखा है, छलावा है और उनके भविष्य की जो अनिश्चित भविष्य होने जा रहा है, उसको लेकर सभी प्रदेश के वरिष्ठ जो हमारे नौकरशाह रहे हैं, जो विभिन्न दलों के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सब ने मिलकर एक आवाज़ में, एक सुर में देश के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। जो एक काला कानून नौजवानों पर थोपा जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है, उस काले कानून को वापस लें। और ये एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है, पूरे देश के नौजवानों की आवाज़ है। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो संघर्ष है, ये राजनीतिक दलों से परे है और हम सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होकर। उदयपुर में हुई हत्या का मामला उत्तराखंड पहुंच चुका है। आपको बता दें कि गदरपुर तहसील परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हुए और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार देवेंद्र सिंह बिष्ट को सौंपा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार महाजन ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू की हत्या की गई है, हम उसका विरोध करते हैं और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हैं, जिसमें हमने मांग की है कि इस घटना के दोषियों को 15 दिन के भीतर न्यायिक प्रणाली के तहत फांसी दी जाए, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति भी ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। उदयपुर में जो घटना हुई है वह एक को लोमहर्षक घटना हम कह सकते हैं। ऐसी विभत्स घटना जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने आज तक इस भारत के इतिहास में नहीं देखी। 2 जिहादी व्यक्ति एक हिंदू टेलर की दुकान में घुसते हैं। बहाना क्या है? मुझे कपड़े सिलवाने हैं। वह निर्दोष टेलर जिसका नाम कन्हैया लाल है, और वो भी बेचारा किसी ओबीसी समाज से, जहाँ तक मेरा ध्यान आता है, उसको तो पता ही नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या होने जा रहा है। उसका लाइव वीडियो बनाया जाता है। उस निर्दोष हिंदू टेलर कन्हैया लाल को धारदार हथियारों से वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। और वो जो आरोपी हैं, कातिल जो हैं, वह उसका वीडियो बना रहे हैं और उसका जो कारण बताया गया है, इस कन्हैया लाल के बेटे ने कुछ दिन पूर्व एक फेसबुक पे शेयर पोस्ट की थी जिसमें उसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। क्या किसी व्यक्ति का, किसी हिंदू का समर्थन करना का किसी को मार दिया जाएगा? क्या हिंदुओं की जान इतनी सस्ती हो गई है इस समय? क्या देखिए, ये घटना बहुत ही विभत्स है और इसने पूरे 120 राष्ट्रवादियों के मन को झकझोर दिया है। ज्ञापन किसके नाम संबोधित है, क्या मैटर? ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम संबोधित है और उनसे यह निवेदन किया गया है कि ऐसी घटनाओं पे तभी अंकुश लग पाएगा जब त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह से 15 दिन में इनको।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस द्वारा प्रदेश कर्ज में डूबने को लेकर कहा कि कोई भी सरकार बिना किसी कर्ज के नहीं चलती है। प्रदेश सरकार अंडर लिमिट है और पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने राज्य में विकास कार्यों में रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस का कर्ज को लेकर प्रतिक्रिया मिथक है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कोई भी सरकार जब चलती है तो सरकार का कर्ज लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सरकार कर्ज ले नहीं सकती। और उत्तराखंड सरकार अभी विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है जितना कर्ज लिया है। लेकिन ये भी आप मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं, मुझे तो भविष्य में भी अब जल्दी नहीं लग रहा है, इसलिए इस प्रकार। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध किया जा रहा। वहीं आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए नगर निगम एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। नगर निगम ने शहर वासियों को जागरूक करने के लिए एनसीसी और स्थानीय लोगों के सहयोग से जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई और नगर आयुक्त जीसी गुडवंत ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान रैली में शामिल शहर के नागरिकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने की शपथ भी ली। वहीं रैली नगर निगम से शुरू होकर बाजार के मुख्य मार्गों में घूमते हुए वापस नगर निगम पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान जन जागरूकता से संबंधित पैम्पलेट भी लोगों को वितरित किए गए। मेयर खुद माइक के माध्यम से दुकानदारों और ग्राहकों को जागरूक करती हुई नजर आई। एक जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, जिसको लेकर मेयर ने खुद लोगों के बीच जाकर लोगों को जागरूक किया और सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए सभी को जागरूक करती हुई मेयर नजर आई। उत्तराखंड के लालकुआं में वन विभाग की टीम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि टीम के अवैध खनन के कई मामलों में आधा दर्जन से अधिक वाहन सीज कर दिए गए। वन क्षेत्र अधिकारी डोली रेंज अनिल जोशी ने बताया कि बीते सप्ताह में 3 ट्रक और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन में और 1 ट्रक अवैध लकड़ी समेत आधे दर्जन से अधिक वाहन अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिनको विभागीय कार्रवाई करते हुए वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। निर्देशों के अनुरूप विगत 1 सप्ताह में अवैध खनन और अवैध उत्पादन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए हमारे डोली रेंज की टीम के द्वारा 6 वाहन सीज किए गए हैं और आगे भी कार्रवाई जारी है और टीम को चाक चौबंद कर दिया गया है। और आने वाले सीज़न बरसात का सीज़न है, जिसमें कि चोरी चकारी भी जंगल से बढ़ जाती है, तो इसके लिए भी जो वनकर्मी हैं उनको अलर्ट किया गया है। विगत 1 सप्ताह में 3 ट्रैक्टर सीज किए गए हैं अवैध खनन के अंतर्गत और 2 ट्रक सीज किए गए हैं। इसके अलावा एक अवैध पातन से संबंधित अवैध वनोपज के अवैध अभियान में 1 ट्रक सीज किया गया है। बिल्कुल अवैध रूप से लकड़ी लाने पर ही ट्रक को सीज किया गया है और आगे जांच चल रही है इन सब समस्त जितने भी प्रकरण हैं इनकी, और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में जो 3 ट्रॉलियाँ सीज की गई हैं अवैध खनन के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करते हुए जारी रहेगा और जल्दी जो भी मतलब इसमें वन कर्मी इस ओर लगे पड़े हैं कि जो भी अवैध खनन और अवैध पातन में लिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मसूरी में बरसात की पहली बारिश से भारी मात्रा में मलबा आने से पर्यटन नगरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपको बता दें कि बरसात से पहले नाले ना खोले जाने के कारण मलबा सड़कों पर आ रहा। वहीं भट्टा गांव के समीप एक पर्यटक की कार मलबे में दब गई, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी की सहायता से मलबा साफ कर यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया।
वहीं लोक निर्माण विभाग के अपर सहायक अभियंता पुष्पेंद्र सिंह खैरा ने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर विभाग द्वारा 2 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। विभाग द्वारा इस पर पूरी निगरानी की जा रही है। बरसात का समय है, लोनी में द्वारा जेसीबी मशीनें लगाई जा रही है, जहाँ पे भी सूचना आ रही है मलवाने की। आबकारी विभाग की टीम ने कृष्णा नगर कॉलोनी में छापेमारी कर एक अवैध शराब महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से शराब के 52 पौवे बरामद किए गए हैं। मुखबिर ने आबकारी विभाग की टीम को सूचना दी कि कृष्णा नगर कॉलोनी में एक महिला शराब तस्करी का काम कर रही है। सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग की टीम कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित घर के पास पहुंची और महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के विकासनगर में 2 लाख रुपए से अधिक की कीमत की स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्त में आए तस्करों को आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी है। एसओ सहसपुर नरेश राठौड़ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने सिखोवाला गांव से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं नरेश राठौड़ ने ये भी बताया कि अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ पुराने और नए तस्करों को चिन्हित कर निगरानी की जा रही है। साथ ही नशे के मुख्य सौदागरों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। में स्मैक के साथ पकड़े गए हैं, जिसमें ये इनसे लगभग 20.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और ये तीनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि यहीं पे मजदूरी का काम करते हैं। मूल रूप से लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तीनों, यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। जब इन्होंने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह के नशे का काफ़ी वो है डिमांड है, तो उसको ये लोग बरेली गए थे और बरेली से ये कल लेकर आए थे। और जब तक ये इसको यहाँ पे सप्लाई कर पाते उस पुलिस द्वारा इनको पकड़ लिया गया। क्या कीमत रहेगी जी, कीमत क्या रहेगी? कीमत इसकी लगभग जो अगर इसकी हम वैसे मोटे तौर पे आके तो लगभग 2 लाख से ऊपर ही इसकी कीमत होगी। सर, पहले से इस तरह के मामले देखने को मिलकर आए हैं शासकीय थाना में, तो अभी पुलिस का क्या बड़ा एक्शन रहने वाला है? देखिए, इसमें जो खासकर जो भी असामाजिक तत्व हैं या जो भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उसमें हमने अपने स्थानीय अभिसूचना तंत्र से भी और हमारा स्टाफ है वो भी खुफिया तरीके से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। और जो पुराने इस तरह के लोग प्रकाश में हैं उन सबकी लिस्टिंग की जा चुकी है और सभी का हम क्रियाकलापों पे बहुत ही बारीकी से उस पर नज़र बनाए हुए हैं। और जो भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, जो नियमानुसार उन पर कार्रवाई बनती है, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की भी जा रही है और आगे भी भविष्य में भी हम इसको लगातार जारी। हल्द्वानी में गिरते जल स्तर के कारण लोगों को अब पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा। हल्द्वानी में भूमिगत पानी का ग्राउंड लेवल 230 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हल्द्वानी शहर को भूमिगत पानी के मामले में क्रिटिकल जोन में डाल दिया है, जिसको देखते हुए अब जल संस्थान शहर के भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने की योजना तैयार कर रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर बनाया जा सके। जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना ने बताया कि हल्द्वानी का भूमिगत जल स्रोत लगातार गिर रहा, जिसके लिए जल संस्थान के ट्यूबवेल से पानी निकालने में परेशानी हो रही, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हल्द्वानी में भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने का काम शुरू होने जा रहा है। हल्द्वानी शहर के अंदर वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो हमारा वाटर लेवल है वो भी 230 मीटर से नीचे चला गया है।
और हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से हल्द्वानी शहर जो है वो क्रिटिकल सिटीज़ के अंदर चला गया है ग्राउंड वाटर को देखते हुए। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने वॉकवे मॉल से लेकर के तिकोनिया चौराहे तक जो है हम एक पायलट प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर वॉकवे के पास में नाला ओवरफ्लो होता है तो पूरी सड़क पे जो है पानी बहता रहता है। इस पानी को यूज़ करने के लिए हम डीप बोरवेल के माध्यम से अंडरग्राउंड 80 मीटर इस पानी को पहुँचाएंगे। तो 30 से 40 बोरवेल हम इस 4 किलोमीटर के पैच में करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जो हमारे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उन ट्यूबवेलों को नया जीवन दान मिलेगा, और जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी। अभी इसका सर्वे जो कहाँ की टीम द्वारा किया जा रहा है? ये सर्वे हमने जयपुर से बुलवाए हैं, जो कि अभी यहाँ का ग्राउंड प्रोफाइल सर्वे कर रही है, और ये 2-3 दिन में सर्वे करके हमें पूरी प्रोफाइल की जानकारी दे देगी। फिर हम उस पर पॉइंट अपने जहाँ जहाँ हमें बोर करने हैं वो मार्क करेंगे और DPR बना लेंगे। ये 30 से 40 पॉइंटों पे हम अभी इसको रख रहे हैं कि 40 पॉइंट पे हम 80 मीटर के 8 इंच के बोर करें। ये अभी हम आपदा का मिटिगेशन फंड से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। DM साहब को इसको प्रेजेंट किया जाएगा, देन फिर हम इस पर पैसे लेने की कोशिश करेंगे। ये करीब हमारा 1 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट बनेगा। उसमें फिर देखते हैं कि अगर ये 1 किलोमीटर के पैच में या 2 किलोमीटर के 3 किलोमीटर के जितने की हमें अनुमति मिलेगी उतने में हम इसमें काम करेंगे। गिरते जल स्तर के कारण लोगों को अब पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जिसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हल्द्वानी में भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने का काम शुरू हो जा रहा है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने का काम शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि गिरते जल स्तर के कारण लोगों को पीने के पानी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण भूमिगत पानी का ग्राउंड लेवल 230 मीटर तक पहुंच गया है। ऐसे में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हल्द्वानी शहर को भूमिगत पानी के मामले में क्रिटिकल जोन में डाल दिया है। जंगली जीवों में इंसानी जीवन खतरा पहुंचाने वाले नामों में एक नाम अजगर का भी आता है। आपको बता दें कि रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग की काशीपुर रेंज में एक खेत से विशाल अजगर सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। इस मामले में तराई पश्चिमी वन विभाग के DFO बलवंत शाही ने बताया कि पकड़े गए अजगर सांप की लंबाई 13 फीट है। उन्होंने बताया कि सांप रेस्क्यू कर पकड़ा गया, जिसे सुरक्षित जंगल में आजाद किया गया। तालिब हुसैन जी। ये अजगर सांप है और इसे खरमासे से रेस्क्यू किया हमने। वन विभाग द्वारा हमें कॉल मिली थी, तब इसको रेस्क्यू करा है। अब जंगल छोड़ेंगे इसको। कब से आप सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं? लगभग हुए 12-15 साल लगातार यही काम कर रहे हैं हम लोग। हरकी पौड़ी स्थित पुल से गंगा में छलांग लगाते हुए 70 साल से अधिक उम्र की दादी का स्टंट सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन गया है। वहीं ये स्टंट वाली दादी हरियाणा के जींद की बताई जा रही हैं। आपको बता दें, दादी गंगा स्नान करने हरिद्वार पहुंची थी, लेकिन दादी ने उफनती गंगा में छलांग लगा दी और तैरकर आसानी से घाट के किनारे पहुंच गई। आपको बता दें कि दादी के स्टंट के बाद पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े हो रहे। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद SSP ने मामले के जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं दादी सूट सलवार पहने और मेहंदी से रंगे बालों को जोड़ने वाले का स्टंट को देखकर हर कोई हैरान है। हाँ, हमने भी देखा वो वीडियो। ये लेकिन जो हरिद्वार हरकी पौड़ी है, ये आस्था का कुंज है। लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पे। और ये जो इस तरीके की जो हरकत करते हैं ना, बेशक से ये नहीं है कि वो एक तो 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, वो कूद गई। अगर उनको जान माल का कुछ नुकसान हो जाए तो इसका हर्जाना कौन भरेगा? नाम बदनाम कहाँ का? हरिद्वार का, कि हरिद्वार में 80 साल की महिला कूद के हुए उनको कोई दिक्कत हो गई। तो मैं तो सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा, इस तरह की हरकत बिल्कुल ना करें। ये एक आस्था का कुंज है, यहाँ गंगा मैया का स्नान करना है, स्नान कीजिए और आराम से अपने घर जाइए। जय गंगा।
देखिए, ये बताया जा रहा ऊंचा पुल से एक ओल्ड लेडी ने छलांग लगाया था। ये वीडियो वायरल हुआ, इसका तत्काल संज्ञान भी लिया गया। कोतवाली क्षेत्र में इंस्पेक्टर को और चौकी इंचार्ज को भी बताया गया कि इस वीडियो के बारे में पता करें कि कौन है और पता करके इस पर आवश्यक कार्रवाई भी करें। सर, एक लगभग कितनी उम्र होगी इस लेडी की जो गंगा में छलांग? अब देखने में तो ओल्ड एज लग रही है, लेकिन एग्जैक्ट बता पाना वो है। लेकिन इसके बारे में संज्ञान, इसके पूर्व में भी जो यंग आते थे उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाता था, उसमें कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और लोगों से जागरूक भी किया जाता है कि ये गंगा का क्षेत्र है और गंगा का बहाव बहुत तेज़ है, तो इस तरह का दुस्साहस न करें क्योंकि कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को तुरंत ही जैसे ही हम लोगों के पास आया, इसका संज्ञान भी लिया गया कि आप इसमें तुरंत दिखाएं कि ये महिला अगर लोकेट हो सके तो उसके बारे में पता किया जाए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।